हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो लास्ट टर्न हमने अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। एक बार रिवाइज करते हैं। आपका जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी का, दो फैक्टर्स होते हैं। सेट्रस पेरिबिस हम लेते हैं। सेट्रस पेरिबिस का मतलब होता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, वो हमेशा नेगेटिव होता है। सेट्रस पेरिबिस इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम जितने भी अदर फैक्टर्स हैं अपनी इकोनॉमी में, जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, वी कीप इट एज कांस्टेंट। तो उन सबको कांस्टेंट रख के अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब होता है जो आपका रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव, और इसका जो हमेशा कर्व बनता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप प्राइस लोगे। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बस एक ब्रशअप था। जो हमारा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन यूजीसी जीआरएफ में भी आता है हमेशा कि कौन कौन से हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगी। हर तीन या चार हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहला जो मेथड ये है वो परसेंटेज मेथड है, जो कि हमने पुरानी वाली वीडियो में किया था। उसकी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। ये जो फॉर्मूला होता है ये आप यूज करते हो अपना कोई भी किसी भी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब जो प्राइस और क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस लेते हैं। तो ये मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस वाली वीडियो में नहीं बताऊंगी। आप वो पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड जो मेथड है आउटले मेथड, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, उस पर आते हैं। जो टोटल आउटले मेथड होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर से बनता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी बिजनेस फॉर्म में क्या होता है। जो भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है इनटू क्वांटिटी, जितना भी वो बेचता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पेन है, उसकी प्राइस ₹10 है, और आपने उसकी 10 क्वांटिटीज बेचती हैं, तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? वो हो गया आपका 100 रुपीज का। ठीक है। तो 100 रुपीज का आपका क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने लिए प्राइस और क्वांटिटी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी को, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। पहला हो गया 39, 36, 40, 42, 36 ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। अब आउटले मेथड क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, या जब प्राइस डिक्रीज हो रही होती है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा होता है, तब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड <<1 ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियरली यहाँ लिख देती हूँ। टोटल आउटले मेथड ये कहता है कि जब आपकी प्राइस बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, या प्राइस कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तब होता है इलास्टिसिटी <<1। जब आपका प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब इनका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तब होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड <<1। जब प्राइस बढ़ रहा है कम जब प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, वो सेम है, तो इलास्टिसिटी हो गई 1। इस तरीके से हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं टोटल आउटले में। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, प्राइस यहाँ कम हो गई 10976, और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो जब प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो ये वाली कंडीशन होगी, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? <<1। ठीक है, यहां तक। अब आप इस वाले पोर्शन पे आओ। यहाँ पे क्या है? प्राइस कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही है। जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो वो वाला कौन सा केस हो गया? इलास्टिसिटी =1। थर्ड, तो ये यहाँ तक हो गया। अब थर्ड क्या, आप देखो यहाँ पे मैकेनिक्स की 543 कम हो रहा है, और ये भी कम हो रहा है 40 30 36 30। तो जब दोनों ही
कम हो रहे होते हैं, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जो कि ये है, तो इलास्टिसिटी होगी आपकी लेस देन 1। नेक्स्ट जो आपका मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का, वो ज्योमेट्रिक मेथड है, उसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट होती है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अभी बहुत इजी है, मैं उसके लिए पहले आपको 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी पड़ेंगी। ठीक है। सबसे पहला तो आपको लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ता है। पहले तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो गई, एक हो गई इलास्टिसिटी लेस देन 1, एक हो गई इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, एक हो गई इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और एक हो गई इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। ये 5 इलास्टिसिटी आप किस तरीके से एक ग्राफ में प्लॉट करते हो, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड। तो पहले हम यहाँ पे 5 स्पेसेस, हम लोग 5 जो अपने ग्राफ में है वो पॉइंट्स बना लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा ए बी सी डी ई। बहुत इजी है। आपका लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, आप इसको एक एक वैल्यू दे दो। ये 1 है, ये भी 1 है, सी और डी, बी और सी भी 1 है, और ए और बी भी 1। अब आप क्या करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले आपको देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ई, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट आपका क्या है, कुछ नहीं है, ई के नीचे कुछ नहीं है, तो 0। और अपर सेगमेंट क्या है आपका, 1 2 1 2 3 4, अपर सेगमेंट ये हो गया आपका 0। तो ये इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या हो गई आपकी, 0। ठीक है। अब हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। तो आपका डी पे नीचे क्या अपर सेगमेंट 1 है, और ऊपर कितना हो गया, 1 2 और 3, कितना हो गया 3, तो ये हो गया 0.3। तो ये इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है, लेस देन 1। ठीक है। अब सी पॉइंट पे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी कितना है, सी के नीचे सी और डी को मिला के कितना है 2, और अपर सेगमेंट कितना है, सी और बी का पॉइंट मिला के 2, ये कितना हो गया 1, ये 2 है। तो यहाँ इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या हो गई, इक्वल्स टू 1। अब आप आओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट बी पॉइंट, लोअर सेगमेंट कितना है आपका, 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया 3, अपर सेगमेंट 1, तो इलास्टिसिटी सॉरी अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट आपका 1 2 और 3 है, तो ये उल्टा हो गया 3 है। और अपर सेगमेंट आपका, जो आपका लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट क्या है, बी सी और डी, 3/1, तो ये कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई 3। तो बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, मोर देन 1। अब ए पॉइंट पे आते हैं, ए पॉइंट पे बहुत इजी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए कितना हो गया, लोअर सेगमेंट क्या हो गया, ए बी सी डी और ई, तो 4 टोटल पॉइंट्स हो गए, और ऊपर के कुछ नहीं है अपर सेगमेंट में, तो ये हो गई इंफिनिटी। तो ये इतना इजी है, आप पूरे आराम से अपना लॉजिकली किस पॉइंट पे कौन सी इलास्टिसिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही इस बुक में भी मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आप एक पॉइंट पे पूरी इलास्टिसिटी बना सकते हैं। बट आपको हमेशा हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप याद कर लोगे कि इधर 0 आती है, फिर इधर लेस देन 1 आती है, इज इक्वल्स टू 1 आती है, मोर देन 1 आती है, और इनफाइनाइट आती है। बट यू शुड नो द लॉजिक कि क्यों इस तरीके की इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे शो होती है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये 0 है, ये लेस देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, मोर देन 1 है, और ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, और ये वाली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला तो है परसेंटेज, दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर टोटल आउटले, और तीसरा है आपका दिस वन द ज्योमेट्रिक वन। ओके, बाय।